नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे महासागर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रश्नों की बहुत ही शानदार ग्राफिक्स के साथ व्याख्या की है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस महासागर की आकृति दिखने में त्रिभुज के समान है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी हिंद महासागर। दोस्तों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइमर लगा के समय दिया जाएगा, जिससे क्या है कि आप भी अपना उत्तर सोचने की कोशिश करेंगे तथा आपको इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है या आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस महासागर की आकृति किस प्रकार की है, तो एक बार हम देखते हैं महासागरों की आकृति। तो सबसे पहले हम मैप लगाते हैं प्रशांत महासागर का। तो दोस्तों प्रशांत महासागर की स्थिति एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में है और इसकी आकृति जब हम देखते हैं तो लगभग त्रिभुजाकार है। और इसके बाद हम देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की स्थिति है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य। इसकी हम जब आप आकृति देखेंगे तो इसकी आकृति हमें लगभग अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार के समान लगेगी। इसके बाद हम देखते हैं अपना महासागर हिंद महासागर। दोस्तों जब हम हिंद महासागर की आकृति देखते हैं तो इसमें क्या है कि भारत थोड़ा सा नीचे की तरफ आया हुआ है, तो इसकी आकृति लगभग एम के समान बनेगी। और अब देखते हैं हम आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर की स्थिति। तो दोस्तों इसकी आकृति हमें देखने में अंग्रेजी के डी आकार की लगती है। तो दोस्तों आकृति को एक बार याद जरूर कर लेना कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, एस आकार। हिंद महासागर की आकृति एम आकार की और आर्कटिक महासागर की आकृति डी आकार की है। दोस्तों कई बार आकृतियों का सवाल जरूर पूछा जाता है, इनकी चारों की आकृति जरूर देख लेना। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, किस महासागर की आकृति देखने में अंग्रेजी के एस आकार से मिलती है? दोस्तों हमने ये पहले भी देख लिया कि किससे मिलती है, फिर भी एक बार इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो दोस्तों हमने पहले भी देख लिया था कि अटलांटिक महासागर की आकृति है अंग्रेजी के एस वर्ण के समान, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ी तटीय सीमा किस देश की है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कनाडा। दोस्तों एक बार हम कनाडा को मैप में देखते हैं। जो आपको लाल कलर में दिखाई दे रहे हैं ये कनाडा है तथा इसके कनाडा के द्वीप समूह है। दोस्तों कनाडा की सीमा काफी कटी फटी है तथा काफी द्वीप समूह होने के कारण विश्व में इसकी तटरेखा सबसे लंबी होती है। इसी प्रकार हम जब भारत में देखते हैं तो गुजरात की सीमा देखते हैं तो उसमें भी काफी कट लगे हुए हैं। तो भारत में सबसे तटीय सीमा रेखा वाला लंबा राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो इस प्रकार जिस भी किसी की तटरेखा कटी पट्टी होती है तो उसकी क्या है कि लंबाई बढ़ जाती है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, बरमुंडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में और ऑप्शन डी हिंद महासागर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में। दोस्तों एक बार मैप में हम देखते हैं बरमुंडा की स्थिति। दोस्तों यहाँ पर है बरमुंडा द्वीप। दोस्तों बरमुंडा द्वीप उत्तरी अमेरिका का ही हिस्सा है और कई बार हम न्यूज में या अपने किताबों में पढ़ते हैं कि बरमुंडा ट्रायंगल। तो बरमुंडा ट्रायंगल दोस्तों इस प्रकार बनेगा कि उत्तरी अमेरिका का फ्लोरिडा या मियामी और दक्षिण अमेरिका का प्यूर्टो द्वीप, इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल या त्रिकोण बनता है बरमुंडा द्वीप को साथ में मिलाकर। तो इसी को ही बरमुंडा त्रिकोण या बरमुंडा ट्रायंगल कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको किसी को भी प्रवाल द्वीप की परिभाषा याद है या प्रवाल द्वीप किसे कहा जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, व्यापार की दृष्टिकोण से कौन सा महासागर दुनिया का सबसे व्यस्ततम महासागर है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का समय, अपना उत्तर जरूर सोचना है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर।
दोस्तों हम अटलांटिक महासागर की जब स्थिति देखते हैं तो ये 4 महाद्वीपों के बीच में स्थित है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। इनमें से उत्तरी अमेरिका और यूरोप दोनों ही विकसित महाद्वीप है तथा दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका विकासशील महाद्वीप है। तो इन विकासशील महाद्वीपों में क्या है कि कच्चे माल की उपलब्धता है। विकासशील विकसित देशों में इनकी आवश्यकता होती है तथा विकसित महाद्वीपों से निर्मित माल वापस इन विकासशील महाद्वीपों में आता है। तो इस प्रकार इन महाद्वीपों के बीच जहाजों का सर्वाधिक आवागमन होता है माल ढोने के लिए। इस प्रकार सबसे व्यस्त महाद्वीप कौन सा है? महासागर अटलांटिक महासागर। दोस्तों छठा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यानपूर्वक देखना और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे लगभग आपका काफी टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपद्रवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जल धाराओं को गर्म जल धारा कहते हैं। दूसरा कथन है उच्च अक्षांशों में निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जल धारा को ठंडी जल धारा कहते हैं। और तीसरा कथन है गर्म जल धारा जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का तापमान घटा देती है। और चौथा कथन है ठंडी जल धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का तापमान घटा देती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। देखते हैं इस प्रश्न का कितने जने सही उत्तर देते हैं। ईमानदारी से अपना कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं मैप के द्वारा इस प्रश्न को समझते हैं। दोस्तों जो विश्व के बीच में से रेखा गुजरती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा और उसका अक्षांश कितना है 0 डिग्री और ध्रुवों पर अक्षांश कितना है 90 डिग्री। तो ध्रुवों के अक्षांश को उच्च अक्षांश कहा जाता है और भूमध्य रेखा पर जो भी अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है तो इसको निम्न अक्षांश कहा जाता है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर हम सबको पता है कि सूर्य लंबवत चमकता है तो यहाँ का पानी गर्म होगा तथा ध्रुवों पर बर्फ होती है तो वहां का पानी ठंडा होगा। तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलेगी तो वो अपने साथ ठंडा पानी लाएगी तो वो जल धाराएं कैसी होगी? ठंडी जल धाराएं। और जो भूमध्य रेखा से यानी कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलेगी तो वो अपने साथ कैसा पानी ले जाएगी? गर्म पानी। तो दोस्तों पहला कथन कहा गया है कि निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण या उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जल धाराएं को गर्म जल धारा कहते हैं। तो दोस्तों ये तो अब स्वाभाविक है कि गर्म जल साथ में लेकर जाएगी निम्न अक्षांशों से तो गर्म होगी। दूसरा कथन है उच्च अक्षांशों में निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जल धारा को ठंडी जल धारा कहते हैं। उच्च अक्षांशों यानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली जल धारा को कैसा कहा जाएगा? ठंडी धारा। तीसरा कथन है गर्म जल धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का तापमान घटा देती है। तो दोस्तों ये घटाएगी नहीं, ये तापमान को बढ़ाएगी। तो इस प्रकार तीसरा कथन गलत हो गया। और चौथा है ठंडी जल धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का तापमान घटा देती है। तो ये कथन सत्य है। दोस्तों जहां पर भी ठंडा पानी जाएगा तो वो अपने आसपास का तापमान कम कर देगा। दोस्तों अब देखते हैं 7वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण है तथा काफी टफ प्रश्न है, फिर भी आप इसका उत्तर देने का प्रयास करना। इसके कथन इस प्रकार है। पहला, उत्तरी गोलार्ध में जल धाराएं अपनी बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल धाराएं अपनी दाईं ओर प्रवाहित होती है। दूसरा कथन है गर्म और ठंडी जल धारा जहां मिलती है वहां प्लैंकटन नामक घास मिलती है जो कि मछलियों का मुख्य आहार है। समुद्री मछली। तीसरा कथन है समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न में भी आपको 5-10 सेकंड का समय दिया जा रहा है तो आराम से इसका अपना उत्तर सोच के या वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन सी केवल 2 और 3। दोस्तों पहला कथन दिया है कि उत्तरी गोलार्ध की जल धाराएं अपनी बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इसका उल्टा होता है, उत्तरी गोलार्ध में जल धाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल धाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। अब दूसरा इसमें कथन है, गर्म और ठंडी जल धाराएं जहां मिलती है वहां प्लैंक्टन नामक घास मिलती है जो कि मछलियों का मुख्य आहार है। तो दोस्तों ये कथन एकदम सत्य है। दोस्तों जहां पर भी ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती है वहां पर प्लैंक्टन नामक घास की उत्पत्ति होती है और वो मछलियों का मुख्य आहार होता है। तीसरा कथन है, समुद्री मछली पकड़ने का स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। दोस्तों जहां पर भी ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती हैं वहां पर मत्स्य उत्पादन क्षेत्र होते हैं। तो जहां पर इसमें क्या है कि अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड और ये ग्रीनलैंड से आने वाली धाराएं, लेब्राडोर की धारा तथा नीचे से गल्फ स्ट्रीम आती है, तो ये जहां पर भी मिलती है तो वहां पर क्या है कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र उत्पादित बनाती है और उनको बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक में स्थित है जॉर्ज बैंक, डागर बैंक, ग्रांड बैंक और सेंट फिशर बैंक। तो दोस्तों इस प्रकार उत्तरी अटलांटिक में कौन सा हुआ, ग्रैंड बैंक। इस प्रकार तीसरा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा सी केवल 2 और 3। अब देखते हैं 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है। ऑप्शन ए क्यूरोसियो की जलधारा, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया की जलधारा, ऑप्शन सी कनारी की जलधारा, ऑप्शन डी फ्लोरिडा की जलधारा या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई एक से अधिक। दोस्तों इसमें से ऑप्शन ए वाली और ऑप्शन डी फ्लोरिडा की जलधारा और क्यूरोसियो की जलधारा ये दोनों ही गर्म जलधारा है। तो दोस्तों पहले इनकी स्थिति देख लेते हैं। दोस्तों ये क्यूरोसियो की जलधारा जापान के तट पर है और ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। तो ये कौन सी जलधारा हुई, गर्म जलधारा। दोस्तों जो भी जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है वो गर्म जलधाराएं होती है। इसी प्रकार फ्लोरिडा की जलधारा है जो कि फ्लोरिडा की खाड़ी या मेक्सिको की खाड़ी के पास निकलती है, तो ये भी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। तो ये किस प्रकार की जलधारा हुई, गर्म जलधारा। और कैलिफोर्निया की जलधारा जो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है और ये ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। तो ये जलधारा कैसी हुई, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। और इसी प्रकार कनारे की जलधारा यूरोप के तट पर प्रवाहित होती है और ये भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है, तो ये ठंडी जलधारा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ है ऑप्शन ई एक से अधिक। अब देखते हैं 9वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन इसके कथन इस प्रकार है। पहला कथन है ला नीना एक शीत जलधारा है। दूसरा कथन है एल नीनो एक शीत जलधारा है। और तीसरा कथन है जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून कम तीव्र होता है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 3, और सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1। दोस्तों ला नीना एक शीत जलधारा, यह कथन तो सत्य है। दोस्तों ये ला नीना जलधारा पेरू के तट पर होती है और दोस्तों जब ला नीना की कोई अपोजिट धारा पेरू के तट पर गर्म जलधारा आ जाती है तो उसे एल नीनो कहा जाता है। परंतु इस ऑप्शन में कहा गया है कि ये एक शीत जलधारा है, तो यह कथन भी गलत हो गया। और दोस्तों जिस वर्ष ला नीना होती है एक सामान्य स्थिति होती है, तो इसमें भारतीय मानसून प्रभावित नहीं होता है और जब एल नीनो होता है उस समय भारतीय मानसून प्रभावित होता है। तो दोस्तों तीसरा कथन भी गलत है, इसमें सिर्फ एक ही कथन सही है, वो पहला ला नीना जलधारा एक शीत जलधारा है। दोस्तों देखते हैं 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अधिक विकसित हुआ है। दूसरा कथन है एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। और तीसरा कथन है सरगेसो सागर जिसे महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 3 और ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। दोस्तों इसमें तीनों कथन ही सत्य है। दोस्तों पहला कथन कहा गया है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अधिक विकसित हुआ है। तो दोस्तों हमने पहले भी देखा था कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां पर प्लैंक्टन नामक घास पाई जाती है, समुद्री घास, जो कि मछलियों के लिए बहुत ही उनका क्या है कि खाद्यान्न है। तो इस प्रकार वहां पर बहुत ही ज्यादा मछलियां आती है और मत्स्य उद्योग विकसित हुआ है या होता है। और दूसरा कथन है एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो कि भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों ये भी कथन सत्य है। अपन ने देखा था कि पेरू के तट पर जब ला नीनो की विपरीत एक गर्म जलधारा प्रभावित होती है उसे एल नीनो कहते हैं और ये भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब देखते हैं तीसरा कथन। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका कई बार सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि सरगेसो सागर या तो किस महासागर में स्थित है या क्या है। तो दोस्तों सरगेसो सागर जहां पर गल्फ स्ट्रीम तथा ध्रुव के ऊपर से आने वाली ग्रीनलैंड तथा लेब्राडोर की धारा जहां पर मिलती है वहां पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, उसे सरगेसो सागर कहा जाता है। वो क्या है कि समुद्र के अंदर ही एक सागर विकसित हुआ है तो इसे सरगेसो सागर कहा जाता है तथा ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है, जैसा कि अपने को मैप में भी दिखाई दे रहा है कि ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। महासागरों और समुद्रों के ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है। ऑप्शन ए सूर्य का गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी पृथ्वी का गुरुत्वीय बल और ऑप्शन डी पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई एक से अधिक। दोस्तों इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, बी और डी। दोस्तों ज्वार और भाटा एक विशेष प्रकार की स्थिति होती है जब समुद्र का जल अपने तल से ऊपर उठता है उसे तो ज्वार कहा जाता है तथा भाटा जब वो ऊपर उठा हुआ जल वापस नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहा जाता है। दोस्तों इसमें जल ऊपर उठने की क्रिया सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होती है। और दोस्तों इसका एक और भी कारक है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। दोस्तों अपकेंद्रीय बल को इस प्रकार हम समझते हैं कि जब किसी गिलास में पानी भर के गिलास को एकदम जोर से घुमाएंगे तो उसका पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उसी प्रकार पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो समुद्र का बल जल भी ऊपर की ओर उठता है। तो दोस्तों उससे भी क्या आता है? ज्वार आता है। तो दोस्तों इसमें तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी। दोस्तों अब देखते हैं 12वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है। दूसरा कथन है सूर्य का ज्वार उत्पादक बल चंद्रमा की अपेक्षा दुगुना होता है। तीसरा कथन है सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 और ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1 और 3। दोस्तों पहले कथन में कहा गया है कि चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है। दोस्तों ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सूर्य बड़ा है तो इसका ज्वार उत्पादक बल ज्यादा होगा, परंतु चंद्रमा पृथ्वी के पास होने के कारण चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना है। तो पहला कथन सही हो गया, पहला कथन सही हो गया तो अपने आप ही दूसरा कथन गलत हो गया। और तीसरा कथन है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं तो उच्च ज्वार आता है। तो दोस्तों ये चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य दो स्थितियों में एक सीध में होते हैं, या तो पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन। तो दोस्तों जब भी अमावस्या या पूर्णिमा होती है उस दिन उच्च ज्वार आता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी केवल 1 और 3। अब देखते हैं 13वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। दूसरा कथन है अमावस्या के दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। और तीसरा कथन है सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी
केवल 1 और 3 ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न में भी आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप अपना उत्तर जरूर सोचना और मेरे उत्तर बताने के बाद आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका सही था या गलत था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी डिस्कस किया था कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, और जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं उस समय क्या आता है, उच्च ज्वार आता है। तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत हो गया, क्योंकि अमावस्या के दिन भी उच्च ज्वार आता है। और दोस्तों तीसरा कथन है सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। तो दोस्तों ये भी सही है कि दोस्तों 2 ज्वार, लगभग 2 ज्वारों के मध्य समय होता है 12 घंटे और 52 मिनट। और दोस्तों एक ज्वार के बाद भाटा, यानी कि जब ऊपर आता है और उसके बाद नीचे कब आता है, तो उसके बीच का समय 6 घंटे और 23 मिनट होता है। तो दोस्तों इन फैक्ट्स को भी ध्यान रखना। दोस्तों अब देखते हैं 14वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पृथ्वी पर ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। दूसरा कथन है पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे और 26 मिनट के बाद ज्वार आता है तथा ज्वार के 6 घंटे और 13 मिनट के बाद भाटा आता है। तीसरा कथन है दोनों पक्षों के सप्तमी या अष्टमी को निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। दोस्तों तीनों कथन ही सत्य है। दोस्तों पृथ्वी पर प्रतिदिन 2 बार ज्वार आता है एक ही स्थान पर, एक बार तो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। दोस्तों हमने थोड़ा देर पहले ही देखा था कि अपकेंद्रीय बल के कारण किस प्रकार ज्वार आता है। और दोस्तों ये भी हमने देखा था कि प्रतिदिन 2 बार ज्वार आता है जिसका समय अंतराल होता है 12 घंटे और 26 मिनट और ज्वार के बाद 6 घंटे और 13 मिनट बाद भाटा आता है। और दोस्तों एक स्थिति इसमें ये स्पष्ट करते हैं अभी मैप के द्वारा कि दोनों पक्षों की सप्तमी और अष्टमी, यानी कि कृष्ण सप्तमी या अष्टमी या शुक्ल सप्तमी अष्टमी को निम्न ज्वार आता है। दोस्तों इस स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होता है। तो दोस्तों हमने जब पहले देखा था कि एक सीध में होते हैं तो उच्च ज्वार आता है और समकोण की स्थिति में होने पर निम्न ज्वार आता है। तो इस प्रकार तीसरा कथन भी सही है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भूमध्य रेखा और ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। दूसरा कथन है वायुदाब और हवाएं। और तीसरा कथन है पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण। उपरोक्त में से कौन महासागरीय जलधारा बनने का कारण है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें भी आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 5 का नहीं 10 का दिया जा रहा है। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों कथन ही सत्य है। दोस्तों हमने पहले भी देखा था कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जलधाराएं प्रवाहित होती है तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। तो ये धाराएं क्यों प्रवाहित होती है? क्योंकि दोनों के मध्य तापमान का अंतर होता है। ध्रुवों पर तापमान कम होता है तथा भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा होता है। और दोस्तों दूसरे कथन में कहा गया है कि वायुदाब। तो दोस्तों वायुदाब से क्या होता है कि जहां पर वायुदाब अधिक होता है तो वहां का जल नीचे दब जाता है, और जब जल नीचे दब जाता है तो वहां की जगह खाली हो जाती है और उस जगह को भरने के लिए पीछे से जल आता है। तो इस प्रकार एक वहां पर भी जल धारा का निर्माण होता है। तो इसका वायुदाब भी कारक है। और दोस्तों हवाओं के साथ भी घर्षण बल के कारण उसके साथ साथ जल प्रवाहित होता है, तो इसके कारण भी धाराएं उत्पन्न होती है। तीसरा कथन है पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों
पृथ्वी का परिभ्रमण हमने पहले भी देखा था कि जब किसी बर्तन में लेकर पानी को उसको एकदम घुमाएंगे तो बर्तन तो आगे चला जाएगा और पानी पीछे छूटेगा। तो पानी पीछे की छूटने की क्रिया के कारण भी क्या होता है कि धाराएं उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब पृथ्वी अपने स्थान पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो पानी पीछे छूटेगा पूर्व से पश्चिम की ओर, तो धाराओं का निर्माण होगा पूर्व से पश्चिम की ओर। और अगला है गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों जब किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है तो वहां पर जल के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और जल वहां से नीचे की ओर दब जाता है, तो उसी स्थान को भरने के लिए दूसरा जल आता है और उस कारण वहां पर जल धाराओं का निर्माण होता है। 16वां प्रश्न है, एल नीनो की जल धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए पेरू के तट पर, ऑप्शन बी भारत के तट पर, ऑप्शन सी ब्राजील के तट पर और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पेरू के तट पर। दोस्तों हमने पहले भी देखा था कि पेरू के तट पर दो प्रकार की जल धाराएं उत्पन्न होती है, जो नीचे से आती है और वो ठंडी जल धारा होती है, उसे तो ला नीनो कहा जाता है, और जो ऊपर से आती है और गर्म जल धारा होती है उसे एल नीनो कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार मैप में दोनों धाराओं की स्थिति जरूर देख लें। अब देखते हैं 17वां प्रश्न, रेनेल जल धारा किस महासागर की जल धारा है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण जल पीछे छूटता है, जिसके कारण धाराएं उत्पन्न होती है। तो दोस्तों जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है तो उसके ऊपर समुद्री जल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, तो इसकी स्थिति बनती है अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर में इसमें एक पूर्व से पश्चिम की ओर जल धारा का निर्माण होता है, उसे उत्तरी विषुवतीय जल धारा कहा जाता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के ऊपरी तट पर टकराकर वो उत्तरी अमेरिका की ओर मुड़ जाती है और उससे आगे निकलते हुए उसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। दोस्तों ये गल्फ स्ट्रीम फिर प्रवाहित होती होती इंग्लैंड या ब्रिटेन के द्वीप समूह से टकराती है, तो वहां से टकराने के कारण इसके अलग अलग भाग बन जाते हैं। जो ऊपर की ओर जाता है उसे नॉर्वियन धारा कहा जाता है और जो नीचे की ओर उसका एक भाग आता है उसे रेनेल की जल धारा कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार रेनेल की जल धारा की स्थिति कहाँ हुई, अटलांटिक महासागर में। दोस्तों अब देखते हैं 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जल धारा है। ऑप्शन ए कनारी की जल धारा, ऑप्शन बी आयोसियो की जल धारा, ऑप्शन सी हम्बोल्ट की जल धारा और ऑप्शन डी ब्राजील की जल धारा और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि ठंडी जल धारा, तो दोस्तों इस प्रश्न में एक से अधिक ठंडी जल धाराएं हैं, इसमें कनारी की जल धारा और हम्बोल्ट की जल धारा और ये अपने आयोसियो की जल धारा, ये तीनों जल धाराएं ही ठंडी जल धारा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, यानी कि एक से अधिक। तो दोस्तों अब इन जल धाराओं की स्थिति एक बार मैप में जरूर देख लेते हैं। आयोसियो की जल धारा जापान के तट पर उत्तरी ध्रुव की ओर से आती है और ये एक ठंडी जल धारा है, क्योंकि ये ध्रुव की ओर से आती है। दूसरी जल धारा है कनारी की जल धारा, वो भी यूरोप के तट पर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आती है, तो ये कनारी की जल धारा है और ये भी ठंडी जल धारा है। और तीसरी जल धारा का पूछा है पेरू या हम्बोल्ट की जल धारा, तो ये दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट पर प्रवाहित होती है और ये ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर होती है, इसकी गति इस प्रकार ये भी होती है ठंडी जल धारा। और इसमें दिया हुआ है ब्राजील की जल धारा, ये एक गर्म जल धारा है। दोस्तों ये ब्राजील के तट पर, ये भी दक्षिणी अमेरिका में है ब्राजील, तो ब्राजील के तट पर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार ये कैसी होती है, गर्म जल धारा। अब दोस्तों हम देखते हैं 19वां प्रश्न, लेब्राडोर की ठंडी जल धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा एक दूसरे से मिलती है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, ऑप्शन सी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर और ऑप्शन डी यूरोप के पश्चिमी तट पर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। दोस्तों जो ऊपर से आ रही है ये ठंडी जल धारा है और लेब्राडोर की जल धारा है, और जो नीचे से आ रही है वो गल्फ स्ट्रीम की धारा है। तो दोस्तों ये कौन से तट पर मिल रही है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। अब देखते हैं 20वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए क्यूरोशियो की जलधारा, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर की जलधारा और ऑप्शन ई रेनेल की जलधारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लेब्राडोर की जलधारा। तो दोस्तों लेब्राडोर की धारा को सबसे पहले मैप में देखते हैं। दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव ग्रीनलैंड के पास में से दक्षिण की खाड़ी से निकल कर आती है और ये उत्तरी ध्रुव से आने के कारण ये कैसी है? ठंडी जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम हमने पहले भी देखा था जो कि एक गर्म जलधारा है। अब देखते हैं रेनेल की जलधारा। दोस्तों रेनेल की जलधारा गल्फ स्ट्रीम का ही एक भाग है। दोस्तों ये एकमात्र ऐसी जलधारा है जो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती है, परंतु ये गर्म जलधारा है। तो इस प्रकार ये रेनेल की जलधारा भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लेना। और क्यूरोशियो की जलधारा जो कि जापान के तट पर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर प्रभावित होती है, तो ये भी एक गर्म जलधारा है। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तथा इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।